हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग। सिंगल एंट्री में आज एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे। अभी तक हमने जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए उसमें सब में अलग अलग टॉपिक मैंने कवर किए हैं, तो आज भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें आपको अभी तक के जो क्वेश्चन किए उसमें से थोड़े अलग नए टॉपिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, अगर आप बीकॉम या एमकॉम के स्टूडेंट हो और एग्जाम के टेंशन में हो, या फिर आप एक फ्रेशर हो और जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस जैसी प्रैक्टिकल स्किल्स सीखना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पर। मंत्रा ई लर्निंग पर आपको मिलेगा यूनिवर्सिटी बेस्ड एकेडमिक कोर्सेज और रियल प्रैक्टिकल जॉब रेडी प्रोफेशनल ट्रेनिंग। आइए एक बार आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या मिलता है। ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। एकेडमिक सेक्शन में आपको मिलेगा बीकॉम और एमकॉम का कंप्लीट सिलेबस बेस्ड कोर्स, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स एटसेट्रा, सब कुछ आपको मिलेगा। और प्रोफेशनल सेक्शन में जीएसटी फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न, टीडीएस, पीएफ, ईएसआईसी, सब कुछ रियल डॉक्यूमेंट और लाइव पोर्टल पर कैसे काम किया जाता है वो प्रैक्टिकल वे से सिखाया जाता है। तो चाहे आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो या फिर आप जॉब रेडी बनना चाहते हो, दोनों ऑप्शन यहाँ पे। तो दोस्तों, अब समय है सीरियस डिसीजन लेने का। एकेडमिक सक्सेस हो या प्रोफेशनल करियर, मंत्रा ई लर्निंग है आपका ट्रस्टेड गाइड। डेमो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, बस एक क्लिक करिए और अपनी पढ़ाई या करियर का गेम चेंज करिए। तो मिलते हैं क्लासरूम के अंदर। आज का क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, मिस्टर विनोद डज नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ हिज बिजनेस ऑन द डबल एंट्री सिस्टम बट गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यानी कि हमें यहाँ पे कोई एक पर्सन जिसके अकाउंट अभी मेंटेन नहीं किए गए हैं डबल एंट्री सिस्टम से, उसकी थोड़ी डिटेल प्रोवाइड की हुई है। उसमें देखें तो 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018 के कुछ बैलेंसेस प्रोवाइड किए हैं। बैलेंसेस के अंदर देखें तो मशीनरी है, क्रेडिटर्स, डेटर्स, स्टॉक, कैश, फर्नीचर और कैश इन कैश एट बैंक। यानी कि यहाँ पे देखो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये दोनों अलग दिए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजेक्शन कैसे दिए। कैश एट बैंक और कैश इन हैंड ये दोनों का मतलब अलग होता है। कैश इन हैंड मतलब कैश बैलेंस हुआ और कैश एट बैंक यानी कि बैंक बैलेंस हुआ। तो अगर बैंक और कैश के ट्रांजेक्शन अलग दिए हैं तो हमें उस तरीके से यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, दो अकाउंट अलग अलग से। His cash transaction for the year ended on 31st March 18 included the following beside certain other items। मतलब यहाँ पे जो कैश ट्रांजेक्शन है वो दिए हैं। अब देखो यहाँ पे भी स्पेसिफाई नहीं किया है कुछ कि कैश ट्रांजेक्शन मतलब कि कैश या कैश एट बैंक। तो आगे देखते हैं कि यहाँ पर डिटेल हमें प्रोवाइड की है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को क्या पेमेंट किया। कैश सेल, कैश सेल्स यानी कि 1,70,000 है बट उसमें दिया है कि 25% ऑफ टोटल सेल, मतलब जो टोटल सेल है उसका 25% ये है, तो बाकी क्या क्या हो गया क्रेडिट सेल। बिजनेस के एक्सपेंसेस है, कैश परचेज है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स यानी कि रिसिप्ट है, और विड्रॉन फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस यानी कि ड्रॉइंग है। ही मेंटेन्स अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट 25% ऑन टर्नओवर। ये टर्नओवर पे यानी कि सेल्स पे 25% ग्रोस प्रॉफिट का रेशियो मेंटेन करके बिजनेस कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग बिजनेस एक्सपेंस 5,350। एडिशन ऑफ न्यू मशीनरी वाज मेड ऑन अक्टूबर 1st 2017। एक नई मशीनरी भी परचेस की है 1 अक्टूबर 17 को। सम ओल्ड फर्नीचर यानी कि बुक वैल्यू उसकी 6,000 है और सेल ड्यूरिंग द ईयर एंड द प्रोसीड स्टैंड क्रेडिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। यानी कि देखो ये दोनों चीजें हमें मशीनरी और फर्नीचर जो है एसेट्स की डिटेल दी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मशीनरी जो है 1,50,000 था ओपनिंग में और बैलेंस हो गया है 2 लाख क्लोजिंग में। और यहाँ पे प्रोवाइड किया है कि 1 अक्टूबर को हमने नई मशीनरी ऐड की है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे जो 50,000 का इंक्रीज हुआ वो नई मशीनरी परचेस की हुई है। सम ओल्ड फर्नीचर, जो कुछ फर्नीचर था वो सेल कर दिया है जिसकी बुक वैल्यू थी 6,000 और ये भी हमें यहाँ पे मेंशन किया है। तो देखो फर्नीचर की वैल्यू हम देखें तो 30,000 से लेके 27,000 हो गई। इसका मतलब हुआ कि फर्नीचर यहाँ पे सेल्स हुआ है। तो इस दोनों की क्या इफेक्ट होगी वो हमें ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन के अंदर। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरीज एट 15% पर एनम एंड ऑन फर्नीचर एट 10% पर एनम।
एक्सक्लूडिंग सोल्ड आइटम, मतलब मशीनरी पे 15% है और फर्नीचर पे 10% है, पर जो यहाँ पे सेल्स हुआ है इसके बिना। ओके, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन द सेम डेट। हमें प्रोवाइड किया है डिटेल, उससे पे हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो इस हिसाब से हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हमें सिंगल एंट्री में से डबल एंट्री में कन्वर्ट करना है। डेप्रिसिएशन का जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मशीनरी और फर्नीचर का कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो भी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से देखना है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए है वो हम पहले लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे कितने अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे तो उस का भी हमें यहाँ पे अकाउंट जो डिटेल दी है उसी पे से मालूम पड़ जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस दिए है वो सारे अकाउंट हमें प्रिपेयर करने, बराबर। डेटर्स, क्रेडिटर्स, उसके बाद कैश, फर्नीचर एंड मशीनरी, इसके अंदर एक दो ही ट्रांजेक्शन है तो वो सीधा हम बैलेंस शीट में भी प्लस माइनस मतलब एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट वो तो हमें तैयार करने हैं, बट उसके लिए जो भी हमें करना है उस सबसे पहले यहाँ पे देखो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है और कैपिटल भी कहीं पे हमें दी नहीं है, तो उसके लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो पहले तैयार करेंगे हम ओपनिंग बैलेंस शीट, उसके बाद डेटर्स और क्रेडिटर्स के लेजर, बराबर। डेटर्स और क्रेडिटर्स के लेजर डेबिट क्रेडिट लिख लेंगे। उसके बाद कैश अकाउंट, अब देखा केस के अंदर हमें बैंक के कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिए तो हमें कैश और बैंक का अकाउंट अलग मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि में काम चला लेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट क्लोजिंग बैलेंस। तो पहले तो हमें इतने अकाउंट प्रिपेयर कर देने हैं। अब चलिए हम सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंसेस दी है वो ओपनिंग बैलेंसेस के हम एंट्रीज कर लेते हैं। हर एक एंट्री जो है वो डबल एंट्री होगी, बस यही कंसेप्ट है सिंगल एंट्री का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। जितने भी आपको यहाँ पे डिटेल दी है वो सब की डबल एंट्री होगी, मतलब दो इफेक्ट होगी, बराबर। ये आपने ध्यान से कर लिया तो आंसर पक्का है। चलिए, तो ओपनिंग बैलेंस के अंदर हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया है पहले मशीनरी, हम पहले ओपनिंग वाला भाग ही देखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्लोजिंग, फिर देखेंगे ट्रांजेक्शन वन बाय वन। ओके, ये 3 स्टेप में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलो, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस जो है तो कहाँ कहाँ पे आएगी उसकी इफेक्ट। तो ओपनिंग बैलेंस मशीनरी, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लेते हैं मशीनरी 1,50,000 और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखेंगे हम एसेट साइड मशीनरी, बट उसमें एडजस्टमेंट है तो मैं यहाँ पे उसके अमाउंट जो है वो इनर कॉलम में लिख रहा हूँ। देन क्रेडिटर्स, देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स जो है वो आएगा लाइबिलिटी साइड ओपनिंग बैलेंस शीट में, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बट उसका वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ नहीं है, यहाँ पे वो मिसिंग है, वो हमें फाइंड करना है, बट हम अभी लिख के रखेंगे। अब उसकी दूसरी इफेक्ट जो है वो कहाँ पे आएगी, क्रेडिटर्स के अकाउंट में। क्रेडिटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट, यहाँ पे लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस, या फिर आप बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कैरी डाउन कुछ भी लिख सकते हैं। वो अमाउंट यहाँ पे अभी मिसिंग है, हम बाद में फाइंड करेंगे, हम कैलकुलेशन से मिल जाएगी। चलो, उसके बाद आता है क्रेडिटर्स, सॉरी डेटर्स। तो डेटर्स है 93,000। आप डेटर्स के अकाउंट में उसके ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड 93,000। देन स्टॉक इन ट्रेड, ओपनिंग जितनी भी एंट्री है
वो सारी आएगी ओपनिंग बैलेंस शीट में। स्टॉक इन ट्रेड 50,000, ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक 50,000। कैश इन हैंड, कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, बट यहाँ पे हम ऐसे मेंशन करेंगे ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक, क्योंकि हमने एक ही अकाउंट तैयार किया है। बाइफरकेट करना मुश्किल है यहाँ पे, बराबर। ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिख लेते हैं। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड 1500, कैश एट बैंक 18,700। अब बचा फर्नीचर। फर्नीचर 30,000 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आ जाएगा फर्नीचर। तो इस मशीनरी में भी एडजस्टमेंट है, तो थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ पे हम लिखते हैं फर्नीचर 30,000। डन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस की दो इफेक्ट जहाँ जहाँ हो रही है वो कर लिया। अब मशीनरी क्रेडिटर्स डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस भी प्रोवाइड किए हैं, तो अब हम क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मशीनरी। अब मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख और हमें डिटेल प्रोवाइड की गई थी, उस हिसाब से देखें तो मशीनरी का कुछ पार्ट हमने परचेस किया हुआ है। यहाँ पे देखो ये था एडिशन ऑफ न्यू मशीनरी वाज मेड ऑन October 1, 2017। तो 1,50,000 से 2 लाख हुआ मशीनरी, तो मतलब इसका मतलब हुआ 50,000 की मशीनरी हमने परचेस की है। तो मशीनरी के अंदर ये ऐड हो जाएगा प्लस परचेज, या फिर एडिशन भी लिख सकते हैं 50,000। तो क्या हो गया इसका टोटल 2 लाख। अब दो एंट्री आती है, मतलब दो इफेक्ट आती है। मशीनरी परचेस किया है तो कैश से परचेस किया है, क्योंकि कोई डिटेल हमें प्रोवाइड की ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मशीनरी परचेस की है कैश से, सॉरी, तो कैश अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मशीनरी परचेस 50,000। ओके, और इसके डेट लिख दे 1 अक्टूबर 2017। 1 अक्टूबर 17। अब साथ में इसका हम डेप्रिसिएशन की भी कैलकुलेशन करके इफेक्ट कर ही देते हैं, ताकि मशीनरी के सारे जो काम है, मतलब कि जितनी भी डिटेल है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। एडजस्टमेंट उसका हम लेते जा रहे हैं, बराबर। तो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी की डेप्रिसिएशन की बात करें तो इसमें 15% हमें दिया था। अब ये ओपनिंग बैलेंस जो है वो ओपनिंग बैलेंस पे पूरा आएगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो पूरे साल यूज़ किया गया है और डेप्रिसिएशन का रेट था 15%। तो यहाँ पे 1,50,000 का 15%, 22,500। अब बाकी का जो हमने ऐड किया है, मतलब कि जो एडिशन किया है वो क्या है 50,000। तो 50,000 का 15% इंटू 1 अक्टूबर से लिया है तो अक्टूबर टू मार्च, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ होगा। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 50,000 इंटू 15% इंटू 6 डिवाइड बाई 12,
23,750, तो टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 26,250. ओके, डेप्रिसिएशन की इफेक्ट हम दे देते हैं. डेप्रिसिएशन 26,250, 2 लाख में से ये माइनस होगा 1,73,750. डेप्रिसिएशन की दूसरी इफेक्ट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट से. यहाँ पे हम लिख देंगे डेप्रिसिएशन, और फर्नीचर भी है ना, तो यहाँ पे मशीनरी का आ गया डेप्रिसिएशन 26,250. तो देखो मैंने यहाँ पे मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस लिया, तो मशीनरी के जितने भी एडजस्टमेंट है एक साथ में मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए. अब उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो क्या है, क्रेडिटर्स दिए हैं. अब देखो क्लोजिंग बैलेंस जो है ना, वो हम दो जगह पे उसकी इफेक्ट करेंगे. तो क्लोजिंग बैलेंस एक उसके अकाउंट में, यानी कि क्रेडिटर्स के अकाउंट में, ओपनिंग क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा क्लोजिंग, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ गया 86,000. तो क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हमारी लास्ट यानी कि फाइनल बैलेंस शीट में आएगा. क्रेडिटर साइड, सॉरी लायबिलिटी साइड आएगा क्रेडिटर्स 86,000. उसके बाद डेटर्स, तो डेटर्स डेबिट होगा, यानी कि एसेट साइड आएगा, बट उसमें भी क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी कि ये वैल्यू भी मिसिंग है जो हमें फाइंड करनी है. प्रॉपर अकाउंटिंग करके हम वो फाइंड करेंगे. बट यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ये मिसिंग जो अमाउंट है वो हमें फाइंड करनी है, ताकि जब हम अकाउंट क्लोज करें तो पता चले कि ये अमाउंट मिसिंग है. स्टॉक इन ट्रेड, प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक. $70,000, और लास्ट हमारी बैलेंस शीट में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी स्टॉक इन ट्रेड ही लिखेंगे यहाँ पे, 70,000. कैश इन हैंड, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कैश इन हैंड, इसका क्लोजिंग बैलेंस दिया है 2,600, और कैश एट बैंक का दिया है 15,600, जो हमारा कैश अकाउंट के अंदर क्लोजिंग में हम लिख देंगे. ठीक है, कैश इन हैंड डायरेक्ट बार भी लिख सकते हैं 2,600, और कैश एट बैंक 15,600. ओके, तो सारे हमने हाँ एक और हो गया फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया है. तो चलिए फर्नीचर का भी हम जो भी एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं. फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस दिया है 27,000, और फर्नीचर की जो हमें डिटेल क्या दी है वो देख लेते हैं. फर्नीचर के लिए डिटेल हमें ये प्रोवाइड की है, सम ओल्ड फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू है 6,000 was sold during the year and the proceed stands credited to furniture account. इसका मतलब क्या होता है कि सम ऑफ फर्नीचर, कुछ फर्नीचर का पार्ट इस ड्यूरिंग द ईयर सेल कर दिया जिसकी बुक वैल्यू थी 6,000, और जो भी अमाउंट मिला वो फर्नीचर के अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया. तो फर्नीचर की हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी.
बराबर। अब फर्नीचर का अकाउंट देखते हैं, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम फर्नीचर की एक वैल्यू चेक करते हैं। देखो 30,000 फर्नीचर ओपनिंग में था, अब क्लोजिंग में यहाँ पे दिया है 27,000, क्लोजिंग में दिया है 27,000। अब जो फर्नीचर सेल हुआ है, बराबर, उसकी बुक वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू है 6,000। अब जब हमें प्रॉफिट डेप्रिसिएशन की डिटेल प्रोवाइड की थी, तब उसमें दिया था फर्नीचर के डेप्रिसिएशन जो है वो 10% है, बट एक्सक्लूडिंग सोल्ड आइटम, जो हमने सेल्स किया है उसको वहां पे ध्यान में लेना नहीं है। उस हिसाब से जो क्लोजिंग बैलेंस उसका था वो 27,000 है। अब यहाँ पे जो उसकी बुक वैल्यू है 6,000, 30,000 उसका यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है, अब 27,000 उसकी क्लोजिंग बैलेंस है, तो डिफरेंस तो कितना बनता है? 3,000 ही बनता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने सेल किया उसकी सेल्स वैल्यू कितनी होगी? 3,000 की सेल्स वैल्यू कितनी होगी? 3,000। कैसे पता चला ये? तो ऐसे कि यहाँ पे हमें क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 27,000 दिया है, मतलब कि यहाँ पे डिडक्शन कितना हुआ? ओनली 3,000 का। भले ही वो फर्नीचर की बुक वैल्यू हमें 6,000 दी है, बट उसकी सेलिंग वैल्यू है 3,000, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 3,000 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3,000 में सेल्स किया है 6,000 का फर्नीचर, तो 3,000 का क्या हो गया यहाँ पे? लॉस। क्लियर है? तो यहाँ पे सीधी एक डिटेल प्रोवाइड की गई थी हमें कि 6,000 की बुक वैल्यू का फर्नीचर जो है वो सेल्स कर दिया, और सेल्स वैल्यू जो भी मिली वो हमने क्रेडिट कर दी फर्नीचर के अकाउंट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्नीचर का ओपनिंग क्लोजिंग का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है फर्नीचर की सेल्स की वैल्यू। बराबर, तो ये हो गया यहाँ पे सेल। अब इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 27,000 पर, और इसमें तो कुछ है नहीं ना, वो मंथ वाइज कुछ नहीं, कोई परचेस सेल्स की कोई डेट प्रोवाइड नहीं की है, तो पूरा उसके ऊपर हम कैलकुलेट कर लेंगे। लॉस 3,000 माइनस करेंगे, बाकी बचेगा 24,000, और फिर उसके ऊपर हम डिप्रिसिएशन करेंगे, तो डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? देखो, बुक वैल्यू तो टोटल माइनस होगी नहीं यहाँ पे, 3,000 ये सेल्स वैल्यू हो गई। उसके बाद टोटल उसकी बुक वैल्यू थी 6,000, यानी कि लॉस हो गया यहाँ पे 3,000, तो बाकी कितना बचा? 24। और इसके ऊपर यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 10% के हिसाब से 2,400, तो 21,600। अब ये तीनों की एंट्री हमें करनी पड़ेगी। जो सेल्स किया है वो कैश मिला तो कैश अकाउंट में जाएगा, जो लॉस हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और डेप्रिसिएशन भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 2,400। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,000। जो सेल किया है उसकी अमाउंट मिलेगी, यानी कि कैश अकाउंट में क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। सेल्स ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर 3,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से मैं यहाँ पे एक बार रिपीट कर लेता हूँ। देखो,
फर्नीचर की सेल्स जो की है हमने, उसकी बुक वैल्यू थी 6000, सेल्स वैल्यू 3000 कैसे मिली? तो हमें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जो है फर्नीचर का वो दिया था 30,000 और उसकी सेल्स वैल्यू माइनस करके जो क्लोजिंग बैलेंस दिया है वो है 27,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना हमें सेल्स वैल्यू मिली उतनी ही हमने क्रेडिट की है, तो ये हो गई हमारी डिफरेंस जो है वो सेल्स वैल्यू। तो 6,000 का फर्नीचर हमने 3,000 में सेल्स किया, तो 3,000 रुपया तो हमारा हो गया सेल और 3,000 का हो गया लॉस। तो वो दोनों चीजें हमें यहाँ से फर्नीचर की वैल्यू से माइनस करनी पड़ेगी, बराबर, तब जाके फर्नीचर की ओरिजिनल हमें एक्चुअल क्लोजिंग वैल्यू मिलेगी। तो पहले माइनस कर दिया सेल्स, उसके बाद माइनस कर दिया लॉस, बाकी बचा 24,000। तो 24,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन हो गया। अब इसकी दोनों की क्रॉस एंट्री कहाँ पे हो गई? सेल्स किया वो कहाँ पे आ गया? कैश अकाउंट में डेबिट, लॉस हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। तो हमने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखते टाइम फर्नीचर और मशीनरी की जितने भी एडजस्टमेंट थे वो सब हमने कवर कर लिए। चलिए, तो अब क्या आता है सेकंड स्टेप हमारा? सेकंड स्टेप आता है ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन। अब ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं, कैश ट्रांजेक्शन जो दिए वो सब सारे हम एंट्री करेंगे, बराबर। सबसे पहले है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। पेमेंट टू क्रेडिटर मतलब अब देखो कैश ट्रांजेक्शन है तो हर एक एंट्री कैश अकाउंट में आएगी और सबसे पहले हम कैश में ही एंट्री करनी है ताकि हमें उसकी क्रॉस एंट्री डेबिट या क्रेडिट पता चल जाए। पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट किया है तो कैश में क्या होगा? क्रेडिट। यहाँ पे आ गया क्रेडिटर्स 4,10,000, तो क्रेडिटर्स में क्या हो जाएगा? ये डेबिट। कैश अकाउंट 4,10,000। अब इसके बाद है कैश सेल। कैश सेल, तो कैश सेल यानी कि डेबिट, कैश अकाउंट में डेबिट चलाएगा, सेल बराबर कितना है? 1,70,000। अब देखो अब यहाँ पे कैश सेल्स में भी हमें ये प्रोवाइड किया था कि कैश सेल जो है वो है 1,70,000, बट वो कैसे है? वो है 25% ऑफ टोटल, 25% ऑफ टोटल सेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि टोटल सेल है 100, तो इसमें से कैश हो गया 25, तो बाकी बचा वो हो गया क्रेडिट। क्रेडिट कितना आ गया? 25। तो 25 के हिसाब से यहाँ पे है 1,70,000। हाउ मच इट 75? तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? क्रेडिट सेल, बराबर। कैसे मिलेगा? 1,70,000 इंटू 75 डिवाइड बाई 25, 5,10,000। तो क्रेडिट सेल की हमें दो जगह पे एंट्री करनी होती है। कैश सेल्स की भी हमने दो जगह पे एंट्री की, हो गई, बराबर। अब क्रेडिट सेल्स की जो है वो एक एंट्री आएगी डेटर्स, डेबिट होगा क्रेडिट सेल। कितना आ गया? 5,10,000। अब सेल्स जो है वो क्रेडिट अकाउंट का भी पार्ट है, तो क्रेडिट अकाउंट में भी आएगी उसकी एंट्री, कैश और क्रेडिट। कैश सेल्स कितना दिया था? 170, 5,10,000 आया क्रेडिट, 6,80,000 टोटल सेल हो गया। ठीक है, फिर से यही एंट्री समझते हैं। चलो, पहले दिया था हमें कैश सेल 1,70,000, जो मैंने एंट्री की यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, यानी कि कैश में हो गया डेबिट और यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में हो गया क्रेडिट, बराबर। अब उसी के बेस पे हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया क्रेडिट सेल। ये क्रेडिट सेल कितना हो गया?
5,10,000। अब क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कि सेल्स मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट में जब यहाँ पे हम कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स टोटल करके फाइल, तो एक की एंट्री हो गई कैश अकाउंट में और सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में, दूसरी एंट्री हो गई डेटर्स में और ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है? नेक्स्ट, बिजनेस एक्सपेंस है 82,000। बिजनेस एक्सपेंस यानी कि कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, पेमेंट हुआ 82,000 और एक्सपेंस यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। बिजनेस एक्सपेंस 82,000। कैश परचेस, कैश अकाउंट में एंट्री करते हैं कैश परचेस, ये भी क्रेडिट होगा। परचेस का केस का जो रूल है ना वो सिंपल है, अगर इनकम मिलती है कैश रिसीव होता है तो कैश अकाउंट में होगा डेबिट और दूसरे अकाउंट में होगा वो सामने क्रेडिट। यहाँ पे कैश पेमेंट होगा तो होगा क्रेडिट, यानी वो क्रेडिट इसमें हो जाएगा डेबिट। तो परचेस अकाउंट यहाँ पे जितना था वो लिख देते हैं 1,30,000। तो परचेस दूसरा काम पे आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस ऑफ फर्नीचर यहाँ पे क्यों लिख दिया, आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। ठीक है, गलती से हो गया होगा, चेंज कर। परचेस का दो पार्ट बना लेते हैं, एक हो जाएगा कैश, कैश यहाँ पे दिया है 1,30,000। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,000 आ गया ना, मैं भी लिख दिया वहाँ भी। ओके, उसके बाद है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो कैश अकाउंट में डेबिट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, आप खाली यहाँ पे डेटर्स लिखोगे तो भी चलेगा, 5,27,000 और डेटर्स में हो जाएगा क्रेडिट कैश 520। विड्रॉन फ्रॉम फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस, विड्रॉ फ्रॉम हाउस होल्ड एक्सपेंस, कैश अकाउंट में क्रेडिट हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 30,000। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मतलब ड्राइंग। तो लास्ट जब हम यहाँ पे बैलेंस शीट में कैपिटल फाइंड करेंगे और कैपिटल मिलेगा, उसमें प्रॉफिट वगैरह प्लस होगा और ड्राइंग हम कर देंगे माइनस, तो यहाँ पे हम ड्राइंग माइनस करके पहले से अमाउंट लिख लेते हैं 30,000 कंप्लीट। अब उसके बाद दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, देखो क्वेश्चन में एक बार आ जाते हैं वापस, सारी एंट्री हमने यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग कर ली, अब जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन थे वो भी कर लिया, प्रॉफिट का रेट दिया है वो हम देखेंगे कहाँ पे यूज करेंगे। अब ये दिया है आउटस्टैंडिंग बिजनेस एक्सपेंस 5350, तो आउटस्टैंडिंग बिजनेस एक्सपेंस जो है उसके हम इफेक्ट कर देते हैं, तो एक्सपेंस में यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, बराबर 82,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,350, तो 87,350 ये हो जाएगा, हम निकाल लेते हैं। चलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी कि लाइबिलिटी जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा,
आउटस्टैंडिंग बिजनेस एक्सपेंस 5350। फर्नीचर मशीनरी का काम हो गया, डेप्रिसिएशन का भी हो गया। ओके, सारी एंट्री हमने यहाँ पे हम कंप्लीट अभी कर दी है। अब चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में यहाँ पे सारी अगर फिगर हमें है तो हम इसको क्लोज करके कैपिटल फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्रेडिटर्स का बैलेंस नहीं है। अब देखो अकाउंट कैसे क्लोज करना है ना, वो खास ध्यान में अभी तक जितनी हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी वो सारी हमने पुटअप कर दी जहाँ पे एंट्री करनी थी। अब जो मिसिंग फिगर है वो कैसे फाइंड करना है, तो अगर देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स दिए होते तो इसको क्लोज करके हम कैपिटल फाइंड कर लेते। अब क्रेडिटर्स नहीं दिए तो हम जाएंगे सीधे क्रेडिटर्स के अकाउंट पे। क्रेडिटर्स में क्या है, तो क्रेडिटर्स में भी देखो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं है, बराबर क्लोजिंग बैलेंस है और कैश अकाउंट जो हमने दिया वो है। क्रेडिट परचेस भी नहीं है। यहाँ पे 3-4 चीजें आती है ना, कैश आता है, क्रेडिट परचेस आता है, क्लोजिंग बैलेंस आता है और ओपनिंग बैलेंस। 4 में से 2 अमाउंट यहाँ पे मिसिंग है। तो क्रेडिट परचेस के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट में देखते हैं क्रेडिट परचेस हमें दिया है कि नहीं। तो देखो क्रेडिट परचेस भी यहाँ पे नहीं दिया, तो क्रेडिट परचेस हमें कहाँ से मिलेगा, कैश अकाउंट से मिलेगा। कैश अकाउंट के अंदर के कैसे मिलेगा, कैसे पता चला हो, तो कैश अकाउंट में देखो ओपनिंग बैलेंस भी दिया है, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है, उसके साथ जो जो एक्सपेंस होने वाले थे वो एक्सपेंसेस दे दिए, क्रेडिटर्स का पेमेंट दे दिया, डेटर से जो कलेक्शन हुआ वो भी दे दिया। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस है क्रेडिटर्स का पेमेंट, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कैश के अंदर वही ट्रांजेक्शन होते हैं ना। तो क्रेडिटर्स का पेमेंट यहाँ पे हो गया है 4,10,000। हमने क्रेडिटर्स में वो एंट्री लिखी है कि नहीं, वो आ गया देखो यहाँ पे। मतलब यहाँ पे 2 चीजें मिसिंग है, एक है यहाँ पे क्रेडिट परचेस और दूसरा है उसका ओपनिंग बैलेंस। तो क्रेडिट परचेस अगर मिलेगा तो ओपनिंग बैलेंस हमें मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्रेडिट परचेस पहले फाइंड करना पड़ेगा। वो हमें कहाँ से मिल सकता है, जैसे मैंने बताया कैश अकाउंट में जाके, तो कैश अकाउंट में तो उसका कैश बैलेंस हमें दिया हुआ है, तो कैश अकाउंट से नहीं मिलेगा। तो फिर जाएंगे हम कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें मिसिंग है देखो, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, सेल्स है, परचेस, खाली परचेस मिसिंग है। अब परचेस अगर कैसे मिलेगा, अगर मुझे प्रॉफिट की डिटेल दी है तो परचेस मिल जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट भी मिसिंग है ना, तो क्रेडिट परचेस होगा तो प्रॉफिट मिल जाएगा, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट परचेस मिलेगा। तो इसीलिए हमें कुछ एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी प्रॉफिट के लिए, कि कंपनी जो है, मतलब इसका जो बिजनेस है वो बिजनेस के अंदर वो प्रॉफिट का रेशियो मेंटेन करके चलते हैं, और वो प्रॉफिट का रेशियो है प्रॉफिट 25% ऑन टर्नओवर। तो यहाँ से हमें ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट पहले फाइंड करना पड़ेगा और फिर हमें यहाँ पे क्रेडिट परचेस मिलेगा। तो क्रेडिट परचेस मिलेगा, फिर हम वो रखेंगे क्रेडिटर्स के अकाउंट में, फिर उसका ओपनिंग बैलेंस मिलेगा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमें कैलकुलेशन करती जानी पड़ेगी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% मेंटेन करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिल सकता है, जैसे टर्नओवर मिल गया हमारा 6,80,000। देखो यहाँ पे भी हमें क्रेडिट पर सेल्स नहीं दिया था, वो भी हमने फाइंड किया, तो टर्नओवर मिल गया 6,80,000, उसका 25% करे तो 1,70,000 ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे भी ऐसे मेंशन कर सकते हैं 6,80,000 का 25% यानी 1,70,000। ओके, तो अब हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। 6,80,000 प्लस 70,000 यानी 7,50,000। 7,50,000 माइनस 50,000 माइनस 1,70,000 माइनस कैश परचेज है 1,30,000 यानी 4 लाख। यहाँ पे 4 लाख जो है वो क्रेडिट परचेस आएगा। कैसे, तो देखो 7,50,000 टोटल है, उसमें से माइनस कर दिया 50,000 और माइनस कर दिया 1,70,000, तो यहाँ पे 5,30,000 डिफरेंशियल अमाउंट आ रही है। यहाँ पे 5,30,000 आ रहा है और 1,30,000 तो है
अब इसमें से माइनस किया तो बाकी जो बचा वो 4 लाख, ये हमारा हो गया क्रेडिट परचेज। अब ये दोनों जगह पे हम ट्रांसफर करेंगे। पहले तो ग्रोस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर क्रेडिट परचेस जो आया 4 लाख उसको हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिटर्स के अकाउंट, क्रेडिट परचेस 4 लाख। अब इसको हम क्लोज कर सकते हैं क्रेडिटर्स के अकाउंट को। 4 लाख 10,000 और 86 यानी कि 4 लाख 96,000, 4 लाख 96,000। तो बैलेंस जो बचा वो यहाँ पे आया 96,000, यानी ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस। तो हम लिख सकते हैं 96 कंप्लीट। तो अब देखो हम यहाँ पे अब ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज कर सकते हैं क्योंकि सारी बैलेंसेस यहाँ पे जो दी वो आ गई। अकाउंट कहाँ से क्लोज करना है इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, आपको इस तरीके से फाइंड करते जाना पड़ेगा। 1,50,000, 30,000, फर्नीचर 93,000, 50,000, 1,500 और 18,700, 3,43,200, 3,43,200 माइनस 96,000, ये 2,47,200, ये हो गया हमारा कैपिटल। अब इसको लिख देंगे हम क्लोजिंग हमारी बैलेंस शीट में, कैपिटल 2,47,200। अब 1 बाय 1 अकाउंट क्लोज करते जाएंगे। बैलेंस शीट में आ गया, ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज हो गई, उसमें से ओपनिंग बैलेंस शीट मिल गई, कैपिटल वैल्यू मिल गई। अब डेटर्स, तो डेटर्स में देखो 4 चीज़ें होनी चाहिए, ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश और क्रेडिट। तो इसमें से खाली क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है, इसका टोटल करके मिल जाएगा 93,000, 5,10,000, 6,03,000। माइनस 527, 76,000 को लिख देते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में। डेटर्स 76,000, डेटर्स, चलो डेटर्स क्लोज हो गया। अब कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में तो ऑलरेडी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों अमाउंट प्रोवाइड की गई है। तो देखते हैं इसका डिफरेंस क्या आ रहा है। इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। 1,500 प्लस 18,700, 20,200, 20,200। तो डेबिट से टोटल करें तो 20,200 प्लस 1,70,000 प्लस 527, 7,17,200। और क्रेडिट साइड देखें तो 50,000, 4,10,000, 82,000, 1,30,000, 30,000, 2,600 और 15,600, 7,17,200। ओके, तो एक एंट्री यहाँ पे फर्नीचर वाली मिसिंग है। यस, फर्नीचर का जो सेल्स किया था वो एंट्री 3,000, लॉस की एंट्री की हमने, कैश की एंट्री नहीं। तो कैश अकाउंट में यहाँ पे सेल ऑफ फर्नीचर 3,000, तो इसका
टोटल आ जाएगा 7,20,200 और यहाँ पे भी आ रहा है 7,20,200, मतलब इसमें कोई मिसिंग फिगर है नहीं। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर दिया P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करते हैं, नेट प्रॉफिट मिल जाएगा 1,70,000, 1,70,000। डिफरेंस क्या आ रहा है? 1,70,000, 26,250, 2,400, 3,000, 87, 350, 51,000 नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट प्लस हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल में 51,000 प्लस 247,200 यानी 2,98,200 माइनस 30,000 2,68,200। अब इसमें बाकी के अमाउंट प्लस करें 86,5350 तो टोटल आ गया 3,59,550। चलो एसेट साइड चेक करते हैं 173,750, 21,600, 76,000, 70,000, 2,600 और 15,600, 3,59,550, 3,59,500। ओके, सो डन। तो इस तरीके से हम आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। सिंगल एंट्री का एक ही बेसिक फंडा है, आपको हर एक एंट्री की डबल एंट्री होती है, वो आपको ध्यान से आना चाहिए, बराबर। हर एक एंट्री ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में और हर एक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस की तरह से लिखना है। एक्सपेंसेस के जो भी एडजस्टमेंट है वो आपको ध्यान से करना है। कैश के जो भी एडजस्टमेंट है वो कैश पेमेंट के साथ आपको कैश अकाउंट में पहले एंट्री करनी है। और कैश अकाउंट का रूल का याद रखना है, कैश पेड होता है तो कैश अकाउंट में क्रेडिट होगा और उसी अकाउंट में हो जाएगा डेबिट, और कैश रिसीव्ड होता है तो कैश अकाउंट में डेबिट होगा और सामने वो अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो चलिए आज हमने एक अकाउंट ये मतलब एक सम कंप्लीट किया। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और एक क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।